नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बजट एयरलाइन गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर है। कंपनी ने अचानक 3 से 5 मई तक अपनी सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया। कंपनी का कहना है कि इंजन्स की कमी के चलते उसे ऐसा करना पड़ रहा है और उसको बहुत बड़ा कैश क्रंच भी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि क्या केवल इंजन्स की कमी ने ही गो फर्स्ट की उड़ानों पर ब्रेक लगाने का काम किया, कंपनी का मिसमैनेजमेंट भी क्या इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है, गो फर्स्ट संकट से क्या हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी, गो फर्स्ट की उड़ानें अगर बहाल नहीं होती हैं तो क्या इसकी भरपाई जल्द हो पाएगी, क्या ये इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए कोई खतरे का संकेत है। एक्सपर्ट से लेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया होने के कगार पर है। भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही कंपनी ने 3 से 5 मई तक अपनी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं और इसके साथ ही एनसीएलटी में भी आवेदन दे दिया है। हालांकि एयरलाइंस का कहना है कि उसने एनसीएलटी में एयरलाइन बंद करने के इरादे से नहीं बल्कि रिवाइवल के लिए आवेदन दिया है। गो फर्स्ट ने इंजनों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास तेल खरीदने तक के लिए पैसा नहीं बचा है। वहीं विमान सेवा अचानक रोकने पर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। गो फर्स्ट ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी पीएनडब्ल्यू विमान के इंजनों की मरम्मत और पार्ट्स मुहैया कराने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उनके 50% विमान खड़े हो गए। इंजन नहीं मिलने से उड़ानों में आई बाधा से कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार उसे अपनी उड़ानों पर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल गो फर्स्ट के साथ पीएनडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में 3 बड़ी शर्तें थी। पहली शर्त के मुताबिक विमान का इंजन खराब हो जाता है तो पीएनडब्ल्यू को 48 घंटे के भीतर स्पेयर इंजन देना होगा। दूसरी शर्त के मुताबिक वारंटी में होने के चलते पीएनडब्ल्यू को खराब इंजनों की फ्री में रिपेयरिंग करनी होगी। तीसरी शर्त के मुताबिक पीएनडब्ल्यू की तरफ से अगर कोई कोताही होती है तो उसे गो फर्स्ट को ग्राउंडेड विमानों के कारण हुए नुकसान का हर्जाना देना होगा। वहीं पीएनडब्ल्यू ने मामले में सफाई दी है। उसका कहना है कि गो फर्स्ट कई बार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रही। पीएनडब्ल्यू के मुताबिक बकाया राशि बढ़ने के चलते ही इंजन आपूर्ति में बाधा आई है। गो फर्स्ट के सफर पर नजर डालें तो सबसे पहले गो एयर नाम से 2005 में एविएशन के क्षेत्र में इसकी एंट्री हुई। इसके बेड़े में मौजूदा समय में 59 विमान शामिल हैं। इनमें 54 विमान A320 नियो और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। इनमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने ब्रांड नेम को गो एयर से बदलकर गो फर्स्ट कर दिया। भारत में एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी की बात करें तो 54% हिस्सेदारी के साथ इंडिगो सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। वहीं गो फर्स्ट की हिस्सेदारी महज 7% पर सिमट गई है। उड़ान जारी रखने के दौरान गो फर्स्ट से रोजाना करीब 28 से 30 हजार यात्री सफर करते थे। ऐसे में कंपनी के ग्राउंडेड विमानों से पड़ने वाले असर की बात करें तो करीब 30,000 यात्रियों का बोझ अब दूसरी एयरलाइंस पर पड़ेगा, जिसे मैनेज करना इतना आसान काम नहीं होगा। वहीं गो फर्स्ट से जुड़े 5,000 कर्मचारियों पर भी नौकरी खोने का खतरा बढ़ गया है। गो फर्स्ट एयरलाइन से पहले भी भारी घाटे के चलते 2014 में किंगफिशर की उड़ानें बंद हो गई थी। वहीं जेट एयरवेज भी भारी भरकम कर्ज के चलते 2019 में दिवालिया हो चुका है। फिलहाल तो गो फर्स्ट भी किंगफिशर और जेट एयरवेज की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में इस वक्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं परवेज दमानिया साहब, जो कि फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज और अब जाने माने एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। दमानिया सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं धीरज माथुर जी, जो कि पूर्व पार्टनर हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस PwC इंडिया के। माथुर सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सत्येंद्र पांडे जी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं ATTV के। पांडे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दमानिया सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। काफी मंथन हो चुका है कल से जब ये न्यूज ब्रेक हुई, उसके बाद से अपने अपने एनालिसिस हैं सबके, लेकिन एक समय भी मिला है मंथन करने का और आपने बड़ा बारीकी से इसको देखा होगा। आपकी नजर में ये संकट क्यों उभरा? क्या ये मिसमैनेजमेंट, विजनरी प्रॉब्लम्स
लीडरशिप प्रॉब्लम्स रही है, या वाकई में P&W के ऊपर जो सारा का सारा आरोप मढ़ दिया गया है वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई? देखिए, आई थिंक जब एयरलाइन बंद होता है तो देर आर नंबर ऑफ कॉजेज दैट हैव पुट टुगेदर। पूरा का पूरा जिम्मेदारी प्रैट एंड विटनी पे डालना सही नहीं है। प्रैट एंड विटनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड और बहुत बड़ा कंपनी है। और दूसरी बात ये कहनी है कि प्रैट एंड विटनी हैज़ बीन वर्किंग विद एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अ लॉट ऑफ एयरलाइन इन इंडिया एंड दे हैव सपोर्टेड एयरलाइंस इन द पास्ट। मैं मानता हूं कि शायद प्रैट एंड विटनी के इंजन डिलीवरी से इनको प्रॉब्लम हुआ रहेगा, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट इश्यूज वर आल्सो वेरी वेरी सीरियस। और जब एयरलाइन 50% फ्लीट पे चल रहा है, इसके जब होने के पहले, तो 50% फ्लीट पे चलने से एयरलाइन बंद ही हो जाने वाला है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि इफ 50% ऑफ योर फ्लीट इज ग्राउंडेड यू विल बी एबल टू सक्सीड और मेक एंड्स मीट। और दूसरा एक बात कह रहा हूं कि दिस इज इफेक्टेड दिस इज इफेक्टेड द एंटायर एविएशन इंडस्ट्री। पहले एविएशन इंडस्ट्री की सब वाह कर रहे थे, द ग्रोथ रेट वाज इंडिया वाज एक्सेप्शनल, इंडिया वाज डूइंग वेरी वेरी वेल इन द वर्ल्ड एविएशन सेक्टर, फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड सडनली द शॉक हैज कम। सो मुझे लगता है ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इनको बराबर मालूम था गोएयर वालों को कि ये एक टाइम के बाद हमारा बंद होने वाला है, तो दे शुड स्टॉप टेकिंग बुकिंग्स और इन्फॉर्म द डीजीसी, इन्फॉर्म द पब्लिक। अभी आज कितने लोग एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड है, कितने लोगों ने टिकट बुक किए, कितने लोग हाफ वे जर्नी में, उनका कैसा होगा? और अभी मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे बोल रहे हैं वी विल रिफंड यू। अरे वी विल रिफंड यू, जो आधी जर्नी में स्ट्रैंडेड है, जो मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला, वो दिल्ली में स्ट्रैंडेड हो कैसे टिकट लेके जाएगा? और दूसरी बात ये है कि आप ये भी सोचिए कि 5000 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, जो सीनियर पायलट्स है, सीनियर को पायलट्स है, सीनियर इंजीनियर्स है, उनको तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा मिड लेवल और जूनियर लेवल के लोग हैं उनको कहाँ जाएंगे? 5000 people have been displaced. The company should have thought more and planned it better. I think it's very tragic, the whole thing. Absolutely, sir. और इसमें जो अलग अलग आयाम है वो यही है। पहला, कंपनी वर्सेस P&W का ये जो पूरा मंथन चल रहा है, उसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि P&W से प्रभावित होने वाली इंडिगो भी थी। इंडिगो ने एक छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन किया, उनकी निर्भरता दूसरे पर आए। CFM इंटरनेशनल के पास वो गए, इंजन्स की निर्भरता को कम किया, इम्प्रोवाइज किया, और हम देख रहे हैं कि उनकी फंक्शनिंग स्मूथ है। ये गो फर्स्ट के केस में नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा जो एक इशू है आम कंज्यूमर का और इंडियन एविएशन की साख का, वो एक बड़ा इशू बन जाता है। बहरहाल, माथुर सर, आपका अब तक का एनालिसिस, आपकी स्टडी क्या कहती है? व्हाट वेंट रॉन्ग सर? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें जो जानकारी उपलब्ध है सार्वजनिक क्षेत्र में, उसके तहत तो ये है समस्या P&W के जो इंजन था, GTF इंजन, गियर टर्बोफैन इंजन, उसमें शुरुआत से ही समस्या थी। जो गोएयर ने जब ये 72 एयरबस के A320 नियो लिए थे, तो उस समय बड़ी सराहना हुई थी सार्वजनिक क्षेत्र में। लोग बहुत एयरबस बहुत ये इस नए एयरक्राफ्ट को कह रही थी कि ये ग्रीन एयरक्राफ्ट है, फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, और ये उस समय ये मात्र अकेला उत्पादक था जो इस इंजन को बनाता था, GTF को। पर इसकी ये भी सच है कि शुरुआत से ही इसमें कुछ ना कुछ तकनीकी समस्याएं रही। पहले इसके मैन्युफैक्चर में डिले हुआ, जिसकी वजह से एयरबस की ये गोएयर की डिलीवरीज डिलेड हुई। उसके बाद से हर निरंतर कोई ना कोई तकनीकी समस्याएं रही हैं। ये कुछ आंकड़े हैं कि गोएयर के जो हवाई जहाज ग्राउंडेड थे, जो उड़ नहीं पा रहे थे, औसतन 2020 में 30% एयरक्राफ्ट थे, 2021 में 26% थे, 2022 में 34% थे, और अब तो वो 50% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं। जी। ना, अगर आपके 25-30
50% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं। देखिए एयरक्राफ्ट का जो फिक्स कॉस्ट है, लीज रेंट हो गया, एयरक्राफ्ट पार्किंग्स का जो खर्च है, जो क्रू का जो तनख्वाहें हैं, ये तो सब फिक्स कॉस्ट हैं। ये तो हवाई जहाज उड़े ना उड़े एयरलाइंस को इन्हें भरना पड़ेगा। पर जब हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा है तो रेवेन्यू कहाँ से आएगी जो इन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को कवर करेगी? तो जो गोएर की जो वित्तीय संकट है ये प्रारंभ से ही रहा है इस इंजन की वजह से। अब आज की तारीख में सैफरॉन है एक कंपनी, फ्रेंच कंपनी, वो भी इस इंजन को बना रही है। तो इंडिगो और एयर इंडिया ने तो अपने वहाँ शिफ्ट कर लिया है, सैफरॉन के इंजन लेने शुरू किए हैं। गोएर ये नहीं कर पाई शुरू से ही, जैसा कि मैंने कहा कि उसको वित्तीय संकट था। अच्छा, अब दूसरी बात ये रही कि क्या गोएर लापरवाह था? जो सार्वजनिक क्षेत्र में आए, जो उनके सीईओ ने जो बताया है, एक तो वो निरंतर प्रयास करते रहे प्रैट एंड विटनी के जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं उनसे बात करने की, उनसे कुछ रास्ता निकालने की। उनका मुताबिक उन्हें कोई वहाँ से बहुत ज़्यादा कोई राहत मिली नहीं। अच्छा, कोई उनको मदद नहीं मिली। अंततः वो गए सिंगापुर और वहाँ पर उन्होंने आर्बिट्रेशन फाइल किया। सामान्य रूप से आर्बिट्रेशन में 2-3 वर्ष लग जाते हैं, तो एक आपातकालीन इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। उन्होंने उसके तहत आवेदन दिया और उनको फैसला मिला। फैसला उनके पक्ष में था। प्रैट एंड विटनी से कहा गया कि भाई आप अप्रैल 27 तक 27 या 28 इंजन देंगे, फिर उसके बाद हर महीने दिसंबर तक 10 इंजन देंगे। प्रैट एंड विटनी ने उस फैसले का निरादर किया, इग्नोर किया। तो प्रैट एंड विटनी ने अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कमिटमेंट्स थे, जो जब इंजन बेचे थे, उनका भी आदर नहीं किया। और फिर बाद में जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड हुआ उसको भी निरादर किया। गोएर फिर गया वापस ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। उसने ट्राइब्यूनल ने पुनः पुष्टि करी अपने पहले आदेश की। तो 2 फैसले गोएर के पक्ष में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी ट्राइब्यूनल द्वारा, वो भी सिंगापुर। बट पीएनडब्ल्यू का आज जो स्टेटमेंट आया है सर, वो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, हमारा पुराना बकाया ही नहीं चुकता करेंगे, तो हम कैसे डिलीवरी कर दें? ये बड़ा प्लेन सा उनका ये कहना है। अब देखिए ये तो चिकन एंड एग वाली बात हो गई ना। आपका हवाई जहाज उड़ नहीं रहा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप अपने वेंडर्स को नहीं के दायित्व नहीं भर पाएंगे। और वैसे देखा जाए गोएर का जो बैंक्स का जो आउटस्टैंडिंग है उस करीब 6,500 करोड़ है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट जो है वेंडर्स और लेसर्स को है। तो ये कहना कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रमोटर्स ने काफी फंड इन्फ्यूज किया 2-3 सालों में, 32,000 करोड़, फिर 24,000 करोड़ 24 मंथ में, फिर 290 करोड़ उसके बाद डाले। कहा ये जो कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि हमने 6,500 करोड़ इन्फ्यूज किया जब से इंसेप्शन हुआ है। लेकिन आज इस स्थिति में है तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता ये भी होगी कि क्या एक आरोप जो लग रहा है कंपनी पर, और मैं इस सवाल के साथ पांडे सर के पास जाना चाहूंगा। पांडे सर, एक आरोप ये लग रहा है, कल मैं कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रहा था, उसमें भार्गव साहब का ये कहना था कि कंपनी की लीडरशिप में भी एक विजन का प्रॉब्लम रहा है। बार बार एग्जीक्यूटिव्स चेंज होते रहे। एक संकट के समय में जब आपको एक पूरे इशू को अच्छे से इसको फॉलो अप करना था, ऐसे माहौल में लगातार एग्जीक्यूटिव्स बदलते रह गए। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस होके लीडरशिप लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इच्छुक नहीं था। ये ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं इसमें आपका नजरिया समझना चाह रहा हूं। हाँ दीपक जी, ये बात एकदम सही है। मैनेजमेंट टीम में काफी चर्न रहा है और गो के पिछले 7 साल में 7 से 10 लीडरशिप चेंजेस हुए हैं। मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है ये अचानक से नहीं आई। ये धीरे धीरे
बढ़ती गई और पिछले वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ का इनका घाटा था, उसके पहले 900 करोड़ का घाटा, उसके पहले भी घाटे में चल रही थी। इनकी जो ड्यूज हैं ये बैंक्स को, जैसे धीरज साहब ने कहा, 6500 करोड़, वेंडर्स को 1200 करोड़, 2500 करोड़ लीसिंग कंपनीज को। तो ये ड्यूज काफी, ये पैंडेमिक के बाद ये ड्यूज बढ़े हैं। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चर्चा की गई है कि 55 जहाज थे, उसमें से 30 जमीन पे बैठे थे, लेकिन जो 20 या 22 उड़ रहे थे उनमें भी परफॉर्मेंस 50% ऑन टाइम परफॉर्मेंस थी। कैंसलेशंस खूब हो रहे थे। लोड फैक्टर जो काफी उछाला जाता है, 90% का लोड फैक्टर, ये बात नहीं बताई जा रही कि अगर दिल्ली बंबई के बीच में 3 फ्लाइट थी तो 2 को कैंसिल करके तीसरे पे सब यात्रियों को भेजा जाता था। और इसीलिए ऐसा लोड फैक्टर। तो जब एयरलाइन कोई भी शटडाउन हो, चाहे किंगफिशर, चाहे जेट, चाहे इस केस में गो एयर, किसी एक कारणवश नहीं होती। इंजन्स का दिक्कत है, ये सभी मानते हैं दिक्कत है, लेकिन अन्य दिक्कतें भी थी और ये बढ़ती ही जा रही थी। तो इसीलिए जो एयरलाइन आज जिस स्थिति में है, ये काफी महीनों से ये जारी था। और लीडरशिप की, जैसे आपने बात छेड़ी थी, लीडरशिप नहीं थी उस एयरलाइन में। Absolutely, sir. और ये जो कहना कि ये प्रैट एंड विटनी के वजह से हुआ, इंडिगो के पास भी वही जहाज है, वही इंजन है, अन्य एयरलाइन अन्य देशों में उसी इंजन के साथ कर रही हैं। अगर वो जहाज नहीं काम कर रहा तो आप ऑल्टरनेट कैपेसिटी करिए। स्पाइस जेट ने ऐसा किया है, इंडिगो ने ऐसे किया है। और जो इंजन सिलेक्शन की बात हुई कि क्यों प्रैट एंड विटनी से अन्य इंजन नहीं ले सकते, ये इंडिगो ने किया, इन लोग के पास भी वो जरिया था। जैसा मैंने इसका जिक्र किया अभी कि उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दूसरी जगह से लिया। और पीएनडब्ल्यू के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा एयरलाइंस को इंजन सप्लाई करती है और सेम प्रॉब्लम आया सब जगह, हर किसी ने उसको हैंडल कर लिया, लेकिन एक एयरलाइन नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा। दूसरा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं यहां पर। एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि जब संकेत मिल रहे थे, जैसा कि माथुर सर ने भी कहा है और हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, पांडे सर ने भी कहा है इनफैक्ट, कि जब इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि कमजोरी की अवस्था में जा रही है, वित्तीय स्थिति सबकी नजर में थी, नुकसान सबकी नजर में था, तो फिर डीसीजीए का हस्तक्षेप उस वक्त क्यों नहीं हुआ? कल अचानक से जब फ्लाइट कैंसिल कर दी गई तब डीजीसीए एक शो कॉज नोटिस जारी करता, लेकिन क्या उससे पहले मॉनिटरिंग हो सकती थी सिविल एविएशन विभाग की तरफ से? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एविएशन सेक्टर जो कि 4 चांद लगा रहा था हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर, उस पर ये एक छोटा सा बदनुमा दाग सरीखा लग चुका है। तो इसको थोड़ा सा, इसके दूसरे पहलू टटोलने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि ये साख का सवाल भी है। फर्स्ट में ऐसा क्या हुआ आपके संकट इस स्थिति तक आ पहुंचा, इसी के हम थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ और इस पूरे सेक्टर के तमाम दिग्गजों के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फटाफट से माथुर सर के पास ही पहले आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे माथुर सर? जी, आपने पूछा था ना कि डीजीसीए क्या कर रहा था। हाँ। तो ये तो थोड़ा सा इतिहास है, पर ये जो समस्या चल रही थी, ये पीएनडब्ल्यू के जो जीटीएफ इंजन्स की, ये ना केवल गो एयर, इंडिगो और फॉरेन एयरलाइंस को भी ये समस्या हुई है। और फिर ये जब बार बार हो रहा था इंडिगो और गो एयर की फ्लाइट्स पे, तो डीजीसीए ने इंटरवीन किया था। 2019 में डीजीसीए ने आदेश दिए थे दोनों गो एयर और इंडिगो को कि आप अपने जो हैं 31 जनवरी 2020 तक ये जो इंजन्स हैं इनकी मॉडिफिकेशन जो कराना है, रिप्लेसमेंट जो कराना है, आप करा लीजिए। और जब तक ये सबका मॉडिफिकेशन नहीं हो जाएगा, आप इसी प्रकार के हवाई जहाज, नए हवाई जहाज को नहीं लेंगे। फिर ये दोनों एयरलाइंस के निवेदन पर डीजीसीए ने इस डेडलाइन को मई तक एक्सटेंड किया था 2020 में। अब 2023 के मार्च में डीजीसीए ने फिर संपर्क किया था प्रैट एंड विटनी को कि ये जो समस्या आपके इंजन्स में आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकाएक हुआ है,
ये निरंतर चल रहा था, बिल्कुल ये सर, समस्या निरंतर चल रही थी। नहीं वही हम समझ रहे हैं सर, क्योंकि संकेत जो हमने कहा कैंसिलेशन हो, मुद्दे की बात ये है इसी का जिक्र पांडे सर ने किया ना अभी, मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ ये सारे संकेत मिल रहे थे और हम देख रहे थे कि लगातार स्थिति, देखिए इंडिगो मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। उस जैसा हमने कहा भी कि इंडिगो ने इम्प्रोवाइज किया अपनी डिलीवरी को, उन्होंने सीएफएम इंटरनेशनल से अगस्त से उन्होंने फ्लीट एयरबस जो 320 नियो प्लेन्स का है उस पर इंप्रोवाइजेशन किया उन्होंने, ये नहीं कर पाए। तो क्या हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे अच्छे तरीके से? हमने इस एयरलाइंस को इस स्थिति तक पहुंचने दिया क्या? इंटरवेंशन क्या उस तरफ से हो सकता था? मैं दमानिया सर से पूछना चाहूंगा, क्या सर इसमें डीजीसीए की तरफ से कुछ हो सकता था क्या? अगर मॉनिटरिंग वित्तीय सेहत से लेकर और क्रियाकलाप जो चल रहे थे उनकी अगर बखूबी होती तो क्या कुछ इंटरवेंशन काम करता डीसीजीए का? नहीं, देखिए डीजीसीए को तो मालूम था, क्योंकि जो फ्लाइट शेड्यूल ये लोग रजिस्टर कर रहे थे अगली सीजन के लिए, उसमें लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ फ्लाइट्स दे वर आस्किंग फॉर। तो डेफिनेटली एक तरह से जैसा नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल कैरीड एंड यू नो परसेंटेज ऑफ फ्लाइट्स, वो तो लोअर और लोअर हो रहा था। तो डीजीसीए के ध्यान में तो आना चाहिए था कि ये फ्लाइट्स कम क्यों मांग रहे, फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम क्यों हो रहा है, इनका परसेंटेज शेयर कम क्यों हो रहा है। At that time DGCA should have done ये बात बहुत बार हुई है कि DGCA जैसे इंजीनियरिंग का ऑडिट कर रहा है, वैसे there should be a way of doing a financial audit so the government DGCA comes to know well in advance what is the financial condition of the airline. ये जब स्पाइस जेट का प्रॉब्लम हुआ था तभी भी बहुत डिस्कशन हुआ था कि there should be a way of doing a financial audit also of the airline. So the government knows what is the financial health of the airline, not just the engineering and technical health of the airline. एब्सोल्युटली। स्पाइस जेट के मामले में 2014 में परोक्ष रूप से ही सही, इनडायरेक्टली सही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था तो वो चीज ठीक हुई। जेट एयरवेज में हमने देखा कि कंप्लीटली एक दूसरी स्टोरी उभर कर सामने आई। लेकिन पांडे सर, क्या आपको लगता है कि अब कुछ किया जा सकता है? अभी ये कह रहे हैं कि साहब हम दिवालिया नहीं, हम तो रिवाइवल के लिए कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहां से रिवाइवल पॉसिबल है? और अगर वो पॉसिबल है तो किस रूप में पॉसिबल है? क्या कंपनी के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत अभी बची हुई है कि वो वापस उठकर उभरकर सामने आए, या गवर्नमेंट के पास या डीजीसीए के पास कोई गुंजाइश है कि उठा लें एक बार फिर से इस एयरलाइंस को? नहीं दीपक जी, इस एयरलाइन का फिर रिवाइव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यात्री के तौर पे अगर मुझे दिल्ली बंबई की फ्लाइट लेनी है, मैं गो पे इस हालात में टिकट नहीं बुक करूंगा। 2-3 महीने तक जब चल जाए, फ्लाइट्स ठीक हो रहे, तभी बुकिंग आएगी। बुकिंग नहीं आएगी तो कैश फ्लो नहीं होगा, कैश फ्लो नहीं होगा तो वेंडर्स को पेमेंट्स नहीं होंगे। तो इस एयरलाइन का फिर चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जो मार्केट सिनेरियो हो वो काफी बदल चुका है। अब इंडिगो काफी तगड़ी है, 55% मार्केट है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के नीचे काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। और आकाशा जो हाल में ही लॉन्च हुई है पिछले अगस्त, उसने 3% मार्केट शेयर पिछले अगस्त से अभी तक 3% मार्केट शेयर ले लिया है। गो एयर जो 2005 में शुरू हुई थी, आज 7% मार्केट शेयर पे है। तो इस एयरलाइन का फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ये बात मतलब कई लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं इंडस्ट्री में काफी साल रह चुका हूं। जैसे कि जेट, सब लोग आशा रखते थे कि जेट फिर से खड़ी हो जाएगी, नहीं खड़ी हो पाई। उसी तरह जब एयरलाइन शटडाउन होती, अगर गो एयर सस्पेंड नहीं करता सारे फ्लाइट्स तो खड़ा होना संभव था, लेकिन इस दौरान बहुत मुश्किल। या जेट की तरह एनसीएलटी में नहीं जाती तो शायद एक गुंजाइश बनी रहती। लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है, जैसा कि एक संकेत दे रहे हैं पांडे सर, ये भी कह रहे हैं कि शायद इंडस्ट्री में अब एक कंसोलिडेशन देखा जाए ताकि एक हेल्दियर एविएशन सेक्टर इन द कंट्री दिखे। बट अगर कोई भी गुंजाइश बचती है, मुझे लगता है कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कुछ हो सकता है, P&W के केस में सरकारी हस्तक्षेप काम करता है, जो शायद अभी सरकार के जो स्टेटमेंट्स में देख रहा हूं उतनी ज्यादा दिलचस्पी शायद सरकार ना ले रही हो, लेकिन बैकडोर से शायद कुछ प्रयास हो। लेकिन अगर कोई हस्तक्षेप हो तो रिवाइवल के लिए अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात।
और अगर ना हो पाए तो फिर जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन आए ताकि एक बेटर एंड हेल्दी एविएशन सेक्टर मिले, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी 30-31 तारीख को हम प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। डिमांड बम्पर है, एविएशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसकी सेहत पर कोई लॉन्ग रन का प्रभाव ना पड़े, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। दमानिया सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए आपका। माथुर सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। पांडे सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।